हेलो दोस्तों, द जीएस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, जो भी वनडे एग्जाम का जीएस पोर्शन होगा, चाहे एनटीपीसी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, यहाँ तक कि आईएएस का जो प्री वाला है, आईएएस का जो प्री का जो जीएस होता है, जो जीएस पोर्शन है, हम इसमें कवर कर लेंगे। हमारा उद्देश्य प्री का पीसीएस प्री का जीएस पोर्शन है कवर कराना है और वनडे का भी कवर कराना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल को देखते रहें ताकि आपका जीएस पूरी तरह तैयार हो जाए। देखिए, हम कंटेंट इसमें बहुत आपको अच्छा देंगे, नो बकवास, फालतू कुछ नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दिसंबर 1885 में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता बेमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे और इसकी स्थापना एलन एक्टेवियन ह्यूम यानी ह्यूम ने की थी। इसे प्रथम अधिवेशन जो है 28 दिसंबर को हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज अर्थात मुंबई में हुआ था। यहाँ तक आप लोग बात समझ में आई। और इसका प्रथम जो इसके मतलब प्रमुख सदस्य हैं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त। ठीक, प्रमुख सदस्यों में से प्रमुख सदस्य 72 थे, जिसमें सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत के थे। यह क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मतलब सबसे ज्यादा सदस्य किस प्रांत से थे, तो सर्वाधिक सदस्य बम्बई प्रांत से थे जो 38 सदस्य थे, 38 मेंबर्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और जो इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सचिव थे एवं थे 1886 में इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। जो 1886 में जो विलय हुआ था इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस का, कॉन्फ्रेंस को हम बोलेंगे इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का विलय मिला दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। आते हैं राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण है, अर्थात जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम चरण है। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण उग्रवादी चरण जिसे हम बोलते हैं, जिसमें नरम दल के नेता आते हैं अर्थात उग्रवादी। ये हिंसक के चपेट में कभी नहीं आते हैं, ये क्रांतिकारी नहीं होते हैं। उग्रवादी नेता 1885 से 1905 ईस्वी तक, अर्थात नरमपंथी या उग्रवादी नेता। इसमें उग्रवादी नेता ये दोस्तों ये एग्जाम में पूछता है कि कौन उग्रवादी नेता हैं या कौन उग्रवादी नेता नहीं है। तो जब आप इन सारे हमारे नेताओं को याद रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हुई, ये नहीं होते तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ होता। इसीलिए इनको याद रखें। दादा भाई नौरोजी, आपने तो नाम सुना ही होगा इन सभी महान नेताओं का। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ठीक, ये प्रमुख नेता हो गए। और भारतीय सुधार समिति जो था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी 1887 में। भारतीय सुधार समिति ब्रिटेन में हुआ था। ध्यान रखिए हमारे दोस्तों, जो भारतीय सुधार समिति था ब्रिटेन में हुआ था, न कि भारत में। 1887 में ब्रिटेन में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। 1886 ईस्वी में यह अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी।
प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, जो 1887 में अध्यक्षता किए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। प्रथम ईसाई अध्यक्ष बोलते हैं जॉर्ज यूले, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी, जिसके सचिव थे विलियम डिग्बी, और दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। जो दादा भाई नौरोजी थे वे धन के निष्कासन का सिद्धांत दिए थे। और रमेश दंत द्वारा, ये पुस्तक का नाम है भारत का आर्थिक इतिहास। एग्जाम में पूछ सकता है भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखी, तो रमेश चंद्र दंत ने। हालांकि एक बार पूछा भी है एग्जाम में। तो भारत का आर्थिक इतिहास रमेश चंद्र दंत ने लिखी है, इसे आरसी दंत भी कहते हैं। वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। जो लॉर्ड डफरिन थे कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा। हालांकि ऐसा नहीं था, कांग्रेस राष्ट्रद्रोही नहीं थे। इन्होंने भारत में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि इनका मत है ये अंग्रेज थे, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय इन्हीं की राज चलती थी। अब आइए 1905 में कांग्रेस की अधिवेशन देखिए। 1905 में कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण खोखले ने की थी। जो 1905 में हुआ था कांग्रेस का बैठक, उसमें अध्यक्षता गोपाल कृष्ण खोखले ने की। तो याद रखिए 1905 में किसने की थी, गोपाल कृष्ण खोखले ने की थी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब आता है राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, सेकेंड फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अर्थात अब प्रथम चरण तो खत्म हो गया, अब आता है राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, जिसमें गरम दल के नेता आते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन याद रखें, द्वितीय चरण 1905 से 1919 ईस्वी, जिसे हम उग्रवादी चरण या गरम दल के नेता कहते हैं। तो ये क्रांतिकारी नेता हैं। देखिए लाल, बाल, पाल और घोष, ये लोग गरम दल के नेता हैं। ये एग्जाम में पूछ चुका है कि कौन गरम दल के नेता हैं, चाहे कौन गरम दल के नेता नहीं है। लाल, लाला लाजपत राय, बाल, बाल गंगाधर तिलक, पाल, बिपिन चंद्र पाल, घोष, अरविंद घोष। तो ये हमारे गरम दल के नेता हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये न होते तो आज भारत भारत न होता। आइए आगे बढ़ते हैं। तिलक ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आप लोग कोटेशन याद रखें कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अर्थात जो स्वराज है वो मेरा जन्म से अधिकार है। मैं जब जन्म लिया तभी से मेरा अधिकार बन गया, जो स्वतंत्रता थी, और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1893 गणपति महोत्सव जो हुआ था, तिलक ने अध्यक्षता की थी। और 1895 में शिवाजी महोत्सव हुआ था, यह भी बाल गंगाधर तिलक ने ही अध्यक्षता की थी। तिलक के नेतृत्व में हुआ था। गुरुदास बनर्जी जो थे, बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किए थे। जो गुरुदास बनर्जी थे, बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी। और पंजाब का डीएवी आंदोलन भी इन्होंने ही चलाया था। देखिए ये लोग, ये जो हम कंटेंट लिखे हैं, ये कंटेंट मैंने बहुत से बुक को मिलाकर, जो आईएएस का बुक है उनको मिलाकर अपना नोट्स बनाया है। बहुत मेहनत से नोट्स बनाया, पूरा डायग्राम के साथ। मैं बकवास वकवास नहीं लिखता हूँ कि उन्होंने ये किया वो किया, ये सब नहीं पूछेगा। बस आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिर्फ वो सीखिए। ये सारे कंटेंट बहुत अच्छे से डिफाइन किए गए हैं, इसमें एक भी चीज़ छूटा नहीं है। यहाँ तक कि मैं स्थापना क्षेत्र किसने किया था, कब हुआ था,
मैं सारा ऐड कर दिया हूँ इस डायग्राम में। इसीलिए डायग्राम बनाने का आप जो जो आईएएस की टॉप की थी सृष्टि देशमुख, उन्होंने डायग्राम डिफाइन करके भी अपना मेंस का पेपर लिखा था। इसीलिए डायग्राम पर भी आप लोग फोकस करें जो आईएएस के प्रिपरेशन वाले, पीसीएस के प्रिपरेशन वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 16 अक्टूबर को हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। देखिए बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो बंगाल को दो भाग में बांट दिया लॉर्ड कर्जन। मुस्लिम और हिंदू की एकता को तोड़ने के लिए, उनको भड़काने के लिए ये विभाजन का उद्देश्य मुख्य यही था। कुछ सुधार उधार करना नहीं चाहते थे अंग्रेज। अपने लाभ के लिए ही जो कुछ किए वो किए हैं। उनका अगर भारत में कुछ किए हैं तो उनका स्वार्थ छुपा था। वो निस्वार्थ भाव से कभी कोई काम नहीं किए। इसीलिए बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन का जो क्षेत्र है बंगाल, बिहार, उड़ीसा है। 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हो गया। पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में तो विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन हुआ था, पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल हो गया, जिसमें पूर्वी बंगाल में थे असम, राजशाही, चटगांव, ढाका। ये सब क्षेत्र का नाम है। आप लोग बड़ा है ना, आप इसीलिए देखिए हम सारे क्षेत्र भी लिखे हैं ताकि हम इसमें सब कवर किए हैं डायग्राम के माध्यम से। लाइन बाय लाइन लिखते तो ना आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट मिलता और ना ही हमको पढ़ाने में इंटरेस्ट मिलता, ना सिखाने में। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। असम, राजशाही, चटगांव, ढाका। जो ढाका था, ढाका क्षेत्र का नाम है, मुस्लिम प्रांत की राजधानी थी। और एक पश्चिम बंगाल था जो दो विभाजन हो गया पूर्वी और पश्चिम में। पश्चिम मतलब ये मुस्लिमों का प्रांत बांट दिए थे, जो असम, राजशाही, चटगांव, ढाका था। और जो पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये हिंदू में बांट दिए थे। ये हिंदू वाला था, ये मुस्लिम वाला था। हिंदू मुस्लिम विभाजित कर ही दिए थे लॉर्ड कर्जन साहब ने। हाँ। और 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। पूरा उस समय पूरा शोक ही शोक था। और बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाले विभिन्न गतिविधियां व स्वदेशी आंदोलन। 1905 में ही स्वदेशी का जो है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे देश में करने का कार्य। देखिए जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार किसने किसने किया था हमारे देश में, तो कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्ले, पी पी आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर रजा आदि ने किया। इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी वैलेंटाइन सिरोल, जिसे हम चिरोल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। जो सिरोल था, जो चिरोल था, वैलेंटाइन चिरोल या सिरोल, तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। वो मानता था कि तिलक जो है भारतीय अशांति का जनक है, अर्थात अशांति फैलाते थे, लेकिन ये सब वास्तविक रूप से नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। लोकमान्य तिलक ने विशेषकर बम्बई और पुणे में, अजीत सिंह एवं लाला लाजपत राय ने पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा ने जो है कि दिल्ली में चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रह्मण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, टी एस नायक जैसे नेताओं ने मद्रास में इसका नेतृत्व किया। ये सारे क्षेत्र का नाम है कि कहाँ कहाँ इन्होंने क्षेत्र का नेतृत्व किया। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका नोट्स बनाएं, इसका डायग्राम के साथ बनाएं। आप लोग एक जगह क्षेत्र लिख लें और एक जगह नेताओं का नाम लिख लें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूल,
अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यह आंदोलन था। इसमें न केवल विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूल, अदालत, उपाधि, सरकारी नौकरी सबका इसमें बहिष्कार कर दिया गया। और बंगाल की अनुशीलन समिति, जो पहली क्रांतिकारी संस्था थी, जो बारेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में स्थापित किया गया। इस युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था। जो संगठन था अनुशीलन समिति, इनका प्रमुख पत्र था युगांतर। युगांतर इनके प्रमुख पत्र का नाम है। जो युगांतर है इनके प्रमुख पत्र का नाम है, या आप देख सकते हैं युगांतर, इनके प्रमुख पत्र का नाम है। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने में स्वदेश बांधव समिति, जिसकी स्थापना बारिशाल के अध्यापक अश्वनी कुमार दत्त ने की थी, इनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धि थी जनता के मध्य आत्मनिर्भरता। स्वदेशी आंदोलन का बहुत फायदा हुआ। आगे देखिए, जनता के मध्य आत्म जो निर्भरता है, जो विश्वास है, वो आ गया। आत्मशक्ति का प्रसार होना स्वाभाविक हो गया। उनको विश्वास हो गया कि हमारी जीत होगी। स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव बंगाल के सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिला। बांग्ला साहित्य के लिए यह समय स्वर्ण काल जैसा था। सोचिए, गोल्डन एरा जैसा था उस समय का काल। आप सोच सकते हैं, क्योंकि जो आत्मविश्वास जनता के प्रति जमा था, जो आत्मनिर्भर था, इसी से पता चलता है। स्वर्ण काल जैसा था। टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला, सोचिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा। ये दोस्तों, ये जरूर याद रखें, जरूर अपने नोट्स में ऐड कर लें इसको। जो हमने नोट्स बनाए उसके आगे आप इस नोट्स बनाएं। टैगोर ने इसी समय आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जिसे सड़कों पर जुलूसों में शामिल जनता गाती थी। आप सोच सकते हैं, जो सड़क पर जुलूस निकलता है, आज के समय भी आप जुलूस देखते होंगे। आज के समय तो जयकारे लगते हैं, क्या क्या लगते हैं, लेकिन उस समय जो रविन्द्रनाथ टैगोर का गीत था वो गाया गया। अब बाद में यही गीत 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। अब ध्यान दें दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है 1971 में बना। बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो रविंद्र जी द्वारा, टैगोर जी द्वारा लिखा गया है 1971 में। 1971 में लिखा गया है। ये देखिए, ये है बंगाल का राष्ट्रगान। ये अमार सोनार हाईलाइट में इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको आप नोट्स कर लें। और साथ ही अगस्त 1906 में हम कह सकते हैं 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। अगस्त 1906 में, ध्यान दें, अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछ चुका है कई बार एग्जाम में कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई। तो अगस्त 1906 में। मैं सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मेरा लक्ष्य है। आपको एनटीपीसी का एग्जाम हर कीमत में निकालना है। आपका एक सीट तो तय है। अगर आप जीएस का पोर्शन मेरा पढ़ते हैं, एक सीट तो तय है। अब देख लीजिए आरओ का जो पेपर था उसमें कैसे क्वेश्चन पूछा था।
कालानुक्रम दे दिया था काल के अनुसार। अब सन याद रहेगा तब तो आप बता पाएंगे कौन स्थापना दे दिया था, पावना विद्रोह दे दिया था जो 1873 में से 1876 हुआ था। तो मैं उसको भी बताऊंगा, आप लोग को उसको भी पढ़ाऊंगा। पहले इसको खत्म कर ले, उसके बाद मैं विद्रोह पे पहुंचूंगा। राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो जाता है तो मैं विद्रोह पे पहुंचूंगा। अब क्वेश्चन का पैटर्न जो है बदल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। देखिए आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर की स्थापना की। आप सोच सकते हैं। कला के क्षेत्र में रविंद्र टैगोर ने भारतीय कला पर पाश्चात्य आधिपत्य को तोड़ा तथा मुगलों स्वदेशी पारंपरिक कलाओं हजला की चित्रकला से प्रेरणा लेनी शुरू की। विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय तथा अन्य वैज्ञानिकों सफलता की आंदोलन मजबूती प्रदान की। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन के समय पहली बार भारत महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर आंदोलन में भागीदारी दिखाई। पहले जो महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, महिलाएं एक तरह से कहा जाए कि पर्दा प्रथा समझ लीजिए, एक तरह से घर से बाहर नहीं निकलती थी बंगाल। लेकिन जब से यह आंदोलन हुआ अब महिलाएं जो बाहर वो भी बाहर निकलने लगी, वो भी विरोध करने लगी। भाई क्यों ना विरोध करें, शोषण जो करते थे अंग्रेजों ने। स्वदेशी आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका रही जिसमें मुख्यतः आंदोलन किसानों व मुस्लिमों की भागीदारी से वंचित रह गया, लेकिन इसमें किसान और मुस्लिम नहीं आ पाए। सांप्रदायिकता के जहर के अलावा आंदोलन कुछ तरीकों से भी स्वदेशी आंदोलन को क्षति पहुंची, जैसे पारंपरिक रीति रिवाज, त्योहारों तथा संस्थाओं का सहारा लिया गया जिनका चरित्र धार्मिक था। इसी कारण बंगाल के बहुसंख्यक मुसलमान स्वदेशी आंदोलन में शरीक नहीं हुए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।